हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज हम लोग पीवाईक्यू सीरीज 6 के ज्योग्राफी लेक्चर 4 का रिवीजन करने जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। गंगा के जलौढ़ मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक विशेषता नहीं पाई जाएगी? गोखुर झीलें, सिप्रिकाएं, विसर्प या गुम्फित जलमार्ग? इसका आंसर है सिप्रिकाएं। भू आकृति विज्ञान नदियों द्वारा निर्मित भौतिक विशेषताओं को व्यापक रूप से स्थलाकृतियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। नदी की अवस्था के आधार पर उनकी अपरदनात्मक विशेषताएं और निक्षेपात्मक विशेषताएं। युवावस्था में नदियां वी-आकार घाटियां, गौज, विनियल जल गट्टिकाएं, अवनमन कुंड, जलप्रपात और सिप्रिकाएं बनाती हैं। निक्षेपात्मक विशेषताएं यह बहुत कम देखी जाती हैं, कभी कभी तलहटी में बड़े पत्थर या जलौढ़ पंख बनाती हैं। प्रौढ़ावस्था मध्य मार्ग में ये विसर्प मिएंडर करती हैं और निक्षेपात्मक विशेषता में विसर्प भीतरे किनारों का निक्षेपण बिंदु रोधिका और छोटे बांध के मैदान बनाती हैं। वृद्धावस्था निचला मार्ग या न्यूनतम लंबवत अपरदन मुख्य रूप से किनारों का पार्श्व कटाव होता है। यहाँ निक्षेपात्मक विशेषताएं में गोखुर झीलें, गुम्फित जलमार्ग, प्राकृतिक तटबंध, डेल्टा और विस्तृत बाढ़ के मैदान बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मरुस्थल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, यह अरावली पहाड़ियों के पश्चिम में स्थित है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 250 मिलीमीटर से अधिक होती है। यहाँ पे केवल एक सही है। अरावली पहाड़ियाँ यह अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला के रूप में वर्णित होती है और थार क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है, जिसे 150 मिलीमीटर के रूप में चिन्हित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को के अनुसार पश्चिमी घाट को विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? इसका आंसर है, ये भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं और विश्व के शीर्ष जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है। पश्चिमी घाट की कुछ चोटियां। अनामुडी जो सबसे ऊंची चोटी है और डोडा बेटा जो सेकेंड हाईएस्ट चोटी है, ये प्रमुख है। पूर्वी घाट की चोटियों में महेंद्रगिरी जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जिंदागढ़ा यह आंध्र प्रदेश में स्थित है का उल्लेख किया जाता है। जैव विविधता हॉटस्पॉट, यदि इसे संवहनीय पौधों की 1500 स्थानीय प्रजातियां हैं और मूल वनस्पतियों का 70% नुकसान हुआ है तो उसे जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है। जैव विविधता हॉटस्पॉट 4 प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करता है, हिमालय, इंडो बर्मा क्षेत्र, पश्चिमी घाट और श्रीलंका और सुंडालैंड। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 600 मीटर है और पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। पश्चिमी घाट इसकी ऊंचाई सतत है और उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है, जबकि पूर्वी घाट की ऊंचाई असतत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून के दौरान कर्नाटक के तट शुष्क क्यों रहते हैं? इसका आंसर है, यह दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा के समानांतर स्थित है। मौसम यह अरबी शब्द है, इसका अर्थ होता है मौसम, जो हवाओं और मौसमी उत्क्रमण को संदर्भित करता है। मानसून प्रणाली के ऊपरी क्षोभ मंडल परिसर 9 से 13 किलोमीटर विशेष रूप से जेट धाराएं शामिल होती हैं। मानसून गर्त लगभग 20 से 25 डिग्री नॉर्थ के आसपास बनता है। दक्षिण पश्चिम मानसून 2 शाखाओं में विभाजित हो जाता है, बंगाल की खाड़ी शाखा और अरब सागर की शाखा। दोनों शाखाएं गंगा घाटी के उत्तर पश्चिमी और पंजाब के मैदान में मिलती हैं। सर्वाधिक वर्षा मानसीराम और चेरापूंजी जो मेघालय की खासी पहाड़ियों में स्थित है दर्ज की गई है। मानसून में विराम, मानसून के मौसम के दौरान एक अस्थायी अवधि होती है जब वर्षा में उल्लेखनीय कमी या पूर्ण अनुपस्थिति होती है। लौटता हुआ मानसून यह अक्टूबर-नवंबर के टाइम होता है, जब मानसून उत्तर पश्चिमी भाग से लौटना शुरू करता है। जब यह बंगाल की खाड़ी से होकर के गुजरता है तो यह चक्रवाती विक्षोभ उत्पन्न करता है और कोरोमंडल तट तमिलनाडु में भारी वर्षा करता है। इसे उत्तर पूर्वी मानसून या लौटता हुआ मानसून कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
उत्तर भारत में लौटते मानसून की हवाएं शुष्क मौसम और साफ आसमान से जुड़ी होती हैं। इसका कारण है लौटते मानसून के दौरान उत्तरी मैदान पर निम्न वायुदाब क्षेत्र का स्थान एक उच्च वायुदाब प्रणाली ले लेती है। यहाँ पे कथन ए सही है और कथन आर इसकी सही व्याख्या करता है। लौटता हुआ मानसून एक प्रति चक्रवात, इसमें उमस भरी गर्मी और अक्टूबर की गर्मी के रूप में जानी जाने वाली घटना से जुड़ा। यह विशिष्ट क्षेत्रों में सर्दियों की बारिश लाता है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में होने वाले चक्रवात के कारण देखते हैं। समुद्र की सतह, बंगाल की खाड़ी समुद्र की सतह का तापमान उच्च होता है और यह अधिक अनुकूल होता है चक्रवात। अरब की खाड़ी अरब सागर में तापमान निम्न होता है और कम अनुकूल होता है। ताजे पानी का प्रवाह, बंगाल की खाड़ी में विशाल गंगा ब्रह्मपुत्र आदि के कारण अरब सागर में यह न्यूनतम होता है। लवणता, बंगाल की खाड़ी की लवणता कम होती है, यह गर्मी को सोखती है और अरब सागर की लवणता अधिक होती है। पवन विरूपण, बंगाल की खाड़ी में मध्यम होता है, चक्रवातों को अनुमति देता है, जबकि अरब सागर में यह अधिक मजबूत होता है जो चक्रवातों को दबा देता है। बंगाल की खाड़ी यह कीप के आकार का एक घिरा हुआ क्षेत्र है, जबकि अरब सागर यह खुला बेसिन है। चक्रवात की अवधि 5 से 6 प्रतिवर्ष होती है, जबकि अरब सागर में 1 से 2 चक्रवात प्रतिवर्ष आते हैं। भारत में सर्दियों की बारिश भूमध्य सागर से आने वाली पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, जो उत्तर में बारिश बर्फ लाती है और रबी की फसलों में मदद करती है। राजस्थान में इसे महावट कहा जाता है। कोपेन जलवायु वर्गीकरण विश्व में जलवायु को वर्गीकृत करने के लिए सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली प्रणाली है, जो तापमान और वर्षा के पैटर्न के आधार पर मुख्य 5 भागों में विभाजित करती है। यह उष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु को दिखाता है। गर्म और आर्द्र जलवायु इसकी विशेषता है। औसत तापमान 18 डिग्री से अधिक होता है। गीला और शुष्क मौसम, इसका उदाहरण है अमेज़न, कांगो बेसिन और दक्षिण भारत। यह शुष्क जलवायु को दिखाता है। मरुस्थल, अर्धशुष्क, इसमें मरुस्थल और स्टेपीज आते हैं। बहुत कम वर्षा होती है, यहाँ उच्च वाष्पीकरण होता है, जैसे सहारा, राजस्थान आदि। यह समशीतोष्ण जलवायु को दिखाता है। वहाँ हल्की सर्दियाँ होती हैं, मौसमी वर्षा होती है, गर्म शुष्क ग्रीष्मकाल होता है। यह भूमध्य सागरीय दक्षिण पूर्वी अमेरिका की जलवायु है। यह महाद्वीपीय ठंडा मध्य अक्षांश, यहाँ ठंडी सर्दियाँ होती हैं, विशाल मौसमी तापांतर होता है। साइबेरिया, कर्नाटका इसके उदाहरण है। यह ध्रुवीय प्रकार की जलवायु को दिखाता है। यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। टुंड्रा, हिमटोपी इसके अंतर्गत आते हैं। अटलांटिका और ग्रीनलैंड इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दक्षिण भारत में तापमान भिन्नता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में दक्षिणी भारत की अवस्थिति के कारण तापमान का दैनिक तापांतर अधिक होता है। महाद्वीपीय प्रभाव के कारण तटीय क्षेत्रों में तापमान का वार्षिक औसत तापांतर अधिक होता है। यहाँ पे 1 और 2 दोनों ही गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चाबहार बंदरगाह भारत के लिए मुख्य रूप से राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह किस तक पहुंच प्रदान करता है। इसका आंसर है पाकिस्तान को बाईपास करते हुए मध्य एशिया। भारत और ईरान ने 2024 में ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित चाबहार बंदरगाह के शहीद बेहिश्ती टर्मिनल का संचालन करने के लिए 10 वर्षीय द्विपक्षीय सहयोग पर हस्ताक्षर किए थे। INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यह राजनीतिक व्यापार गलियारा है जो ईरान के माध्यम से भारत को रूस और यूरोप से जोड़ता है, जो तेज और सस्ती कनेक्टिविटी प्रदान करता है। इसकी स्थापना 2000 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर जल चक्र को संचालित करने वाली ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? इसका आंसर है सौर ऊर्जा। वाष्पीकरण तब सबसे तीव्र होता है जब मौसम गर्म, शुष्क, हवादार और धूप वाला हो, साथ ही जल की सतह विस्तृत हो, लेकिन आर्द्रता होने पर यह धीमा हो जाता है। आर्द्रता वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प की मात्रा है।
वर्षण के विभिन्न रूप होते हैं जैसे ओला वर्षा, ओले के साथ वर्षा, हिमपात आदि। भारत का दक्कन ट्रैप मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टान से बना है? इसका आंसर है बेसाल्ट। दक्कन ट्रैप एक महाद्वीपीय बाढ़ बेसाल्ट प्रांत है। आग्नेयी चट्टान ये पिघले हुए मैग्मा या लावा के जमने से ठोस होने से बनती है। इसे प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। आग्नेयी चट्टानों के जमने के प्रकार, जब यह आंतरिक रूप से जमती है पृथ्वी के भीतर तो ठंडा होने की गति धीमी होती है। इसके एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, गैब्रो। जब यह बाह्य रूप से जमती है पृथ्वी की सतह पे तो ठंडा होने की गति तीव्र होती है। इसके एग्जाम्पल है बेसाल्ट और प्यूमिस। भू आकृति विशेषताएं, बैथोलिथ, यह विशाल गुंबद जैसे पिंड होते हैं, पृथ्वी की गहराई में बनता है। इसका विन्यास अनियमित और विशाल होता है। डाइक, यह दीवार जैसी संरचना होती है, आसपास के चट्टानों को काटती है। यह लंबवत इसका विन्यास होता है। सील, दो परत के बीच जमी हुई चादर जैसी संरचना होती है। फैकोलिथ, यह मुड़ी हुई चट्टान के आधार पर गर्त में पाए जाने वाले लेंस के आकार का पिंड होता है। लैकोलिथ, यह समतल आधार पर विशाल गुंबद जैसे पाइप जैसी नली से जुड़ी होती है, ऊपर की ओर उभरा हुआ होता है। लैपोलिथ, यह तस्करी या कटोरे के आकार की संरचना होती है। यह इसका विन्यास अवतल जैसा होता है। अवसादी चट्टानें वे चट्टानें होती हैं जो समय के साथ अवसादों के संचय और संकुचन से बनती है। अवसादी चट्टानों के प्रकार, यांत्रिक, यह अपरदन के कारकों द्वारा लाए गए मलबे का जमाव है। इसका प्रमुख एग्जाम्पल है बलुआ पत्थर, सेल और लोएस। जैविक, इसमें जीव जंतुओं और वनस्पतियों के अवशेषों का संचय, इसमें कोयला, चाक, चूना पत्थर। रासायनिक में विलयन से खनिजों का अवक्षेपण या वाष्पीकरण से बनती है। इसके एग्जाम्पल हैं हेलाइट, पोटाश, चर्ट आदि। कायांतरित चट्टानें, यह तीव्र ताप और दाब के कारण जब मूल चट्टानों के खनिजों का पुनः क्रिस्टलीकरण होता है तो ये कायांतरित चट्टानें कहलाती हैं। तापीय कायांतरण, अत्यधिक ताप के कारण होने वाला परिवर्तन है। गतिशील कायांतरण, बिना रासायनिक बदलाव के केवल उच्च दबाव के कारण होने वाला परिवर्तन है। ताजमहल संगमरमर से बना है जो रूपांतरित चट्टान है। लाल किला बलुआ पत्थर से बना है, यह अवसादी चट्टान है। ग्रेनाइट, यह कायांतरित होकर के नीस में बदल जाती है। चूना पत्थर, यह कायांतरित होकर संगमरमर में बदल जाता है। बलुआ पत्थर, यह कायांतरण के बाद क्वार्टजाइट में बदल जाता है। सेल, यह स्लेट में परिवर्तित हो जाता है। और कोयला, यह हीरा या ग्रेफाइट में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? इसका आंसर है हिंद महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त महासागर है, जबकि सरगैसो सागर एकमात्र ऐसा सागर है जिसकी कोई थल सीमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर मैदानों में भावर क्षेत्र की क्या विशेषता है? इसका आंसर है तेज बहने वाली नदियों के साथ जलौढ़ जमाव की पतली परत। प्रोजेक्ट टाइगर, इसे 1973 में शुरू किया गया था। भावर, यह शिवालिक पर्वतमाला के दक्षिण में स्थित एक सक्रिय पेटी है। पहाड़ों से नीचे आने वाली नदियां पत्थर और कंकड़ जमा करती हैं, जिसके कारण यहाँ नदियां लुप्त हो जाती हैं। अत्यधिक छिद्रयुक्त होने के कारण यह कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं। तराई क्षेत्र, यह भावर क्षेत्र के दक्षिण में स्थित होता है। भावर परत से रिसकर धाराएं पुनः यहाँ प्रकट हो जाती हैं, इससे यह दलदली क्षेत्र बनाता है। यह क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त होता है, लेकिन अत्यधिक छिद्रन के कारण बांगर या खादर के रूप में उपयुक्त नहीं है। तराई क्षेत्र में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और चितवन राष्ट्रीय उद्यान नेपाल। जलौढ़ बाढ़ के मैदान, नदी तलछट के जमाव से बनी उपजाऊ भूमि है। ये तराई भाग में कोई भी उचित रूप से सीमांकित चैनल नहीं है। ये दो भाग खादर और बांगर में विभाजित होती है। खादर, यह नई जलौढ़ मिट्टी है। यह नवनिर्मित बाढ़ मैदान है जो नदी के बाढ़ के कारण प्रति वर्ष नवीनीकृत होते हैं।
खादर बांगर की तुलना में अधिक उपजाऊ होती हैं, जो गहन खेती के लिए उपयुक्त है। बांगर यह पुरानी जलौढ़ मिट्टी है। यह हजारों वर्षों से जमा हुई पुराना ऊंचा बाढ़ का मैदान है। इस क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में कैल्शियम का जो कंकर के रूप में होता है निक्षेपण है, इसमें यह कम उपजाऊ होती है। उत्तरी मैदान, इसकी कुल लंबाई 3200 किलोमीटर है तथा भारत में इसकी कुल लंबाई 2400 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी अपने उद्गम राज्य से गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे भागीरथी नाम से जाना जाता है। भारत सरकार द्वारा 2008 में गंगा को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। गंगा की बाएं तट की सहायक नदियां हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानदी। और दाएं तट की सहायक नदियां हैं यमुना, सोन, पुनपुन और दामोदर। प्रसिद्ध प्रयागों का निर्माण। देवप्रयाग, यहाँ पे सबसे पहले आता है विष्णु प्रयाग। यहाँ पे अलकनंदा और धौली गंगा मिलती है। फिर नंद प्रयाग, यहाँ पे अलकनंदा नंदाकिनी से मिलती है। कर्ण प्रयाग, यहाँ पे अलकनंदा पिंडार से मिलती है। रुद्र प्रयाग, यहाँ पे अलकनंदा मंदाकिनी से मिलती है। और फिर देव प्रयाग, यहाँ पे अलकनंदा भागीरथी से मिलकर गंगा बनाती है। फरक्का समझौता, यह भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा नदी के जल के बंटवारे को लेकर हुआ था। इसका उद्देश्य फरक्का बैराज पे गंगा के जल को साझा करना, जहाँ पे नदी दो भागों में विभाजित हो जाती है और इसकी एक शाखा हुगली नदी के रूप में पश्चिम बंगाल में बहती है। दामोदर नदी, इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। मेघना नदी प्रणाली गंगा और ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, जो पृथ्वी पर सबसे बड़ा डेल्टा है। यह अपने मैंग्रोव वनों और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। गंगा की सहायक नदियाँ और उनकी विशेषता और उद्गम क्षेत्र देखते हैं। रामगंगा, इसका उद्गम होता है दूधातौली क्षेत्र उत्तराखंड में। इसकी प्रमुख विशेषता है ये गंगा की बाएं भाग की सहायक नदियां हैं, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क से होकर के बहती हैं। गोमती, ये फुलहर झील उत्तर प्रदेश में इसका उद्गम होता है। अवध क्षेत्र की महत्वपूर्ण नदी है, यह मैदानी भाग से निकलती है। घाघरा, यह मापचा चुंगो हिमनद तिब्बत से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में शारदा, तिला, सेली और बेड़ी हैं। शारदा, इसे काली नदी कहते हैं। ये मिलाम हिमनद उत्तराखंड से निकलती है, इसे काली नदी भी कहा जाता है। ये घाघरा में मिल जाती है। गंडक, नुबाइन हिमाल हिमनद नेपाल से निकलती है, बिहार से होकर बहती है और हाजीपुर के पास गंगा से मिलती है। कोशी, यह नेपाल हिमालय से निकलती है, इसे बाढ़ के कारण बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गोदावरी नदी प्रणाली का प्राथमिक स्रोत है? इसका आंसर है महाराष्ट्र। गोदावरी नदी, इसका उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से होता है। इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। हिमालयी नदी और प्रायद्वीपीय नदी में अंतर देख लेते हैं। हिमालयी नदी, यह भूगर्भीय रूप से युवा पूर्ववर्ती पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाने वाली 12 नदियां होती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां भूगर्भीय रूप से पुरानी, मुख्य रूप से मौसमी, जिनका प्रवाह मौसम पर निर्भर करता है और प्रवाह ढाल और कठोर चट्टानों से प्रभावित होता है। हिमालयी नदियों के उदाहरण हैं सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदी के उदाहरण हैं पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, इसमें गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नर्मदा, ताप्ती, मांडवी और जुआरी। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, इनके बहाव का कारण दक्कन के पठार की प्राकृतिक झुकाव है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर है। ये नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। समुद्र में गिरने से पहले ये नदियां उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं। बैतरणी नदी उड़ीसा के गोनाशिला गुप्त गंगा पहाड़ियों से निकलती हैं। ब्राह्मणी नदी, यह उड़ीसा के राउरकेला के पास शंख और दक्षिण कोयल नदियों के संगम से बनती है। बाद में डेल्टा बनाने के लिए बैतरणी के साथ मिल जाती है। कुछ और नदियां देखते हैं। जैसे महानदी, इनका उद्गम सिहवा
छत्तीसगढ़ में होता है। इसकी सहायक नदियां शिवनाथ, हंसदेव और तेल है। गोदावरी, इसका उद्गम त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से होता है। प्राणहिता, इंदिरा, मंजरा इसकी सहायक नदियां हैं। कृष्णा, इसका उद्गम महाबलेश्वर महाराष्ट्र से होता है। इसकी सहायक नदियां तुर्गवंता, कोयना, भीमा, मूशी इत्यादि हैं। कावेरी, इसका उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से कर्नाटका में होता है। सहायक नदियां अमरावती, भवानी, हेमवती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्वी तटीय मैदानों के किनारे डेल्टा बनाती है? गोदावरी नदी। माही नदी, यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे जैसे नदी समुद्र के निकट पहुंचती है, बहते पानी की गति कम हो जाती है और नदी कई शाखाओं में बंटने लगती है, जिन्हें डैश कहते हैं। इसका आंसर है वितरिका। नदियों के अपवाह प्रतिरूप। और ये एक गुंबद चोटी से बाहर की ओर निकलती हैं, वृक्षाकार पेड़ की शाखा की तरफ फैलती हैं। जलीय, इसमें नदियां 90 डिग्री के कोण पर आकर के मिलती हैं और अभिकेंद्रीय एक गर्त के अंदर की ओर बहती हैं। इसका एग्जाम्पल लोकतल झील है। नेक्स्ट है, अल नीनो घटना किस समुद्री स्थिति के कारण घटित होती है, जिसमें प्रशांत महासागर के सतह का असमान रूप से गर्म होना और वैश्विक मौसम के पैटर्न में महत्वपूर्ण व्यवधान उत्पन्न करता है? इसका आंसर है प्रशांत महासागर की सतह का असामान्य रूप से गर्म होना। अल नीनो, इसका अर्थ होता है स्पेनिश में एक लड़का। इसकी विशेषता है यह मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर का पानी असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। पूर्वी प्रशांत में कम वायुदाब और पश्चिमी प्रशांत में अधिक वायुदाब होता है। इसका प्रभाव दक्षिण अमेरिका में भारी वर्षा और बाढ़ आता है, जबकि एशिया में सूखा पड़ जाता है। उत्तरी अमेरिका में सर्दियां अपेक्षाकृत गर्म हो जाती हैं। ला नीना, इसका स्पेनिश में अर्थ है छोटी बच्ची। इसका विशेषता है मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर का पानी असमान रूप से ठंडा हो जाता है और पूर्वी प्रशांत में उच्च वायुदाब और पश्चिमी प्रशांत में कम वायुदाब बनता है। इसका प्रभाव एशिया और ऑस्ट्रेलिया में भारी वर्षा होती है, दक्षिण अमेरिका में सूखा पड़ता है और उत्तरी अमेरिका में सर्दियां अधिक ठंडी होती है। ध्रुवीय भंवर, पृथ्वी के ध्रुवों के ऊपर बनने वाले अत्यधिक ठंडा निम्न दाब वाला क्षेत्र है, जो चक्रवातीय गति से घूमता है। यह सर्दियों में सबसे मजबूत होता है और जब कमजोर पड़ता है तो ठंडी हवाएं दक्षिण की ओर फैलकर एशिया, यूरोप और अमेरिका में भीषण ठंडी ला देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जलवायु के संदर्भ में आम्रवृष्टि क्या होती है? इसका आंसर है मानसून से पहले हल्की बारिश, जो आमों को जल्दी पकने में मदद करती है। मौसम, किसी स्थान पर कम से कम घंटे, दिन या सप्ताह का वायुमंडलीय स्थिति होता है, जबकि जलवायु किसी क्षेत्र का दीर्घकालीन मौसम पैटर्न है, 30 वर्ष या उससे अधिक के समय का। ऊष्मा का संचालन, इसमें ठोस पदार्थ के अणुओं या इलेक्ट्रॉनों के सीधे संपर्क से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। संवहन, इसमें तापमान या ऊष्मा का ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण होता है। अभिवहन, इसमें तापमान का क्षैतिज स्थानांतरण होता है, जैसे कि लू। नॉर्वेस्टर को पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी के नाम से, असम में बारदौरी चिढ़ा के नाम से जानते हैं। यह जूट और चाय की फसलों के लिए लाभकारी होता है। और प्री मानसून को आम्रवृष्टि और मैंगो सावर के नाम से केरला और तटीय कर्नाटक में जानते हैं। ब्लॉसम सावर, केरला और कर्नाटक में कॉफी के लिए काफी लाभकारक होता है। टोडा जनजाति एक पशुपालक समुदाय है, किस पहाड़ियों की मूल निवासी है? इसका आंसर है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। कुछ जनजाति और उनके क्षेत्र। संथाल, यह झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में रहती है। यह भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। भील, इसकी सर्वाधिक जनसंख्या है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में रहती है। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। गोंड, यह पश्चिम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में पाई जाती है। यह गोंड कला के लिए प्रसिद्ध है। मुंडा, यह झारखंड में है, बिरसा मुंडा से संबंधित है। उराव, यह झारखंड और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, कृषि कार्य करते हैं।
खासी जनजाति मेघालय पठार में पाई जाती है, मातृत्व सत्ता के लिए प्रसिद्ध है। गारो मेघालय नागालैंड में पाई जाती है, युद्ध संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। बोडो जनजाति असम बोडोलैंड आंदोलन से संबंधित है। टोडा जनजाति नीलगिरी पशुपालक जनजाति है। इरूला जनजाति तमिलनाडु सांप पकड़ने के लिए प्रसिद्ध है। चेचू जनजाति आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से है, शिकारी संग्रह करता है। जरावा अंडमान द्वीप, सेंटिलीज नॉर्थ सेंटिलीज द्वीप, निकोबार द्वीप लेप्चा यह सिक्किम के हैं, यहाँ के मूल निवासी जनजाति है। थारू यह उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के तराई क्षेत्रों के निवासी हैं। गुज्जर यह जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के पशुपालक जनजाति है। बकरवाल ये जम्मू और कश्मीर की घुमंतरू जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की मुख्य भूभाग निम्नलिखित अक्षांशों के बीच स्थित है। इसका आंसर है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के बीच। पूर्वी पश्चिमी लंबाई भारत की 2933 किलोमीटर और उत्तर दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर है। 1 डिग्री या 4 मिनट के बराबर होती है। 15 डिग्री मतलब 1 घंटे। अक्षांश यह पूर्व से पश्चिम के बीच की लंबाई, देशांतर या उत्तर से दक्षिण होता है। अक्षांश के बीच की दूरी हर जगह 111 किलोमीटर लगभग होती है, जबकि देशांतर के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर 111 किलोमीटर और ध्रुवों पर 0 हो जाती हैं। अक्षांशीय रेखाएं समानांतर होती हैं और ये कभी नहीं मिलती हैं, जबकि देशांतर ध्रुवों पर मिलते हैं। अक्षांश आधार रेखा भूमध्य रेखा को माना जाता है, जबकि देशांतर के लिए आधार ग्रीनविच मेरिडियन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। दक्कन पठार में आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? इसका आंसर है काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगूर कहते हैं। काली मिट्टी में कपास उगाई जाती है। इसमें गहरी दरारें पाई जाती हैं। सौर जुताई की विशेषता अपारगम्य और यह चिपचिपी होती है। कपास की खेती के लिए 210 पाला मुक्त दिन की आवश्यकता होती है। जलौढ़ मिट्टी यह 40% भूभाग पर है। लाल मिट्टी 18% भूभाग पर है और काली मिट्टी 15% भूभाग पर है। लैटेराइट मिट्टी यानी निक्षेपण से बनी है और ईंट बनाने के काम में आती है। लाल मिट्टी में पानी पड़ने पर यह पीली हो जाती है। मिट्टी के प्रकार और उनके क्षेत्र देखते हैं। जलौढ़ मिट्टी यह उत्तरी मैदान और तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। उपजाऊ होती है। पोटास और चूना अधिक होता है। नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। इसमें गेहूं, धान, गन्ना आदि मुख्य फसलें उगाई जाती हैं। काली मिट्टी रेगूर यह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में पाई जाती हैं। यह चिकनी, नर्म, नमी धारण करने वाली और गर्मियों में दरारें पड़ जाती हैं। इसमें कपास और सोयाबीन उगाए जाते हैं। लाल मिट्टी यह तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। लोहे के कारण लाल हो जाती है, कम उपजाऊ होती है और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पे बाजरा और दालें प्रमुख फसल है। लैटेराइट मिट्टी यह केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु और उड़ीसा में है। अधिक अवक्षेप और अम्लीय होती हैं। यहाँ पे चाय, कॉफ़ी और काजू मुख्य रूप से उगाए जाते हैं। मरुस्थलीय मिट्टी यह राजस्थान और गुजरात में पाई जाती हैं। रेतीली होती हैं, लवणीय। यहाँ पे जौ और बाजरा उगाया जाता है। पर्वतीय मिट्टी यह हिमालय क्षेत्र में पाई जाती हैं। पतली, अम्लीय और ह्यूमस युक्त होती है। यहाँ पे चाय और फल यहाँ की प्रमुख फसल है। पिट और दलदली मिट्टी यह केरल और सुंदरवन में पाई जाती है। कार्बनिक पदार्थ अधिक होता है, जल भराव होता है। यहाँ पे धान और जूट प्रमुख फसल है। लवणीय और क्षारीय मिट्टी ये राजस्थान, हरियाणा और यूपी में होती। नमक अधिक और अनुपजाऊ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च नमी धारण क्षमता अक्सर शुष्क गर्म मौसम के दौरान गहरी दरारें विकसित होना, उच्च उर्वरता और ठंडी जलवायु की प्राथमिकता के कारण चाय और सेब की खेती के लिए आदर्श। चूना, लोहा, मैग्नीशिया और एल्यूमिना से भरपूर लेकिन फास्फोरस सामग्री की कमी। उपरोक्त विशेषताएं मुख्य रूप से कौन सी काली मिट्टी से जुड़ी है? इसका आंसर है पहला और तीसरा। कॉफी के किस्म अरबिका यह कर्नाटक, चिकमंगलूर, बाबा बुदन,
और तमिलनाडु के नीलगिरी में प्रमुख रूप से उगाई जाती हैं। रोबस्टा यह केरल के वायनाड, कर्नाटक, तमिलनाडु में उगाई जाती हैं। लिब्रिका यह बहुत सीमित होती हैं, प्रयोगात्मक स्तर पर मुख्यतः दक्षिण भारत में उगाई जाती हैं। मृदा परिच्छिका सबसे ऊपरी परत होती है। मृदा परिच्छेदिका सबसे ऊपरी जैविक परत होती है। इसके नीचे A, B, E और C अपक्षयित चट्टानें और सबसे नीचे R कठोर चट्टानें पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पे केवल कथन एक सही है। कर्क रेखा यह 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ अक्षांश है। यह भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरता है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। यह देश को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। जयपुर, अगरतला और आइजोल ऐसी राजधानियां हैं जो कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। IST भारतीय मानक समय। भारत पूरे देश में केवल एक ही समय क्षेत्र का पालन करता है, जिसे भारतीय मानक समय कहा जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है। यह ग्रीनविच मध्य समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। IST का निर्धारण 82.30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर किया जाता है। यह देशांतर रेखा देश के कई राज्यों से होकर के गुजरती है। में उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश शामिल है। रूस में 11 समय क्षेत्र हैं, अमेरिका में 6 समय क्षेत्र हैं, फ्रांस में 13 समय क्षेत्र हैं और भारत में केवल 1 समय क्षेत्र है। ग्रीनविच रेखा यह 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है। यह लंदन यूके के ग्रीनविच नगर से होकर के गुजरता है। जैसे जैसे हम ग्रीनविच रेखा के पूर्व की ओर बढ़ते हैं, समय ग्रीनविच टाइम से आगे होते जाता है। हर 15 डिग्री देशांतर पर समय 1 घंटे आगे बढ़ जाता है। जैसे जैसे हम ग्रीनविच रेखा के पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, समय GMT से पीछे होता जाता है। हर 15 डिग्री देशांतर पर लगभग 1 घंटा समय पीछे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र से निकटता के कारण पश्चिमी घाटों में भारी वर्षा होती है। पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाटों में अधिक वर्षा होती है। यहाँ पे कथन एक सही है। पश्चिमी घाट दक्षिण पश्चिम मानसून को रोककर पर्वतीय वर्षा कराते, जबकि दूसरी तरफ शुष्क हवा वृष्टि छाया क्षेत्र बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल लैंडलॉक है जिसकी कोई तटरेखा या समुद्र तक पहुंच नहीं है? इसका आंसर है लाओस। दुनिया के केवल 2 देश उज्बेकिस्तान और लिechtenstein ये द्विगुणित भू आविष्ठित हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया में केवल लाओस एक स्थलरूप देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेट चैनल एक समुद्री चैनल है जो किन क्षेत्रों को अलग करती है? जो पूर्वी हिंद महासागरीय क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नौवहन मार्ग बनाती है। इसका आंसर है निकोबार द्वीप समूह और इंडोनेशिया। 8 डिग्री चैनल या मिनिकॉय को मालदीव के बीच स्थित है। 9 डिग्री चैनल या मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच स्थित है। 10 डिग्री चैनल या अंडमान और निकोबार के बीच या लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच है। लक्षद्वीप यह अरब सागर में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 32.6 वर्ग किलोमीटर है। इसमें द्वीपों की संख्या 36 है। इसकी राजधानी कवरत्ती है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप अंद्रोथ है और सबसे छोटा आबादी वाला द्वीप बित्रा है। अंडमान निकोबार की कुछ प्रमुख चोटी देखते हैं। मध्य अंडमान, इसमें माउंट डियाबोलो है। दक्षिण अंडमान में माउंट कोयोब है। ग्रेट निकोबार, इसमें माउंट थुइलर है। डंकन जल डमरू मध्य, यह दक्षिण अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है। कोको चैनल, यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को म्यांमार से अलग करता है। कुछ चोटियां और उनके स्थल। सैंडल पीक, यह अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 732 किलोमीटर है। उत्तरी अंडमान में स्थित है।
दूसरा है माउंट थ्विलर, यह ग्रेट निकोबार में है। निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट डियाबोली, यह मंड अंडमान में है। माउंट कोयोबिया दक्षिण अंडमान में, और माउंट हैरिएट यह भी दक्षिण अंडमान में है। बैरन द्वीप, यह उत्तर पूर्वी अंडमान में स्थित है। यह सक्रिय ज्वालामुखी है। यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जिसमें हाल ही में 2025 में विस्फोट हुआ था। नारकोंडम, यह पूर्वी अंडमान में स्थित है। यह सुषुप्त ज्वालामुखीय द्वीप है। हैवलॉक द्वीप, इसका नया नाम स्वराज द्वीप है। यह दक्षिण अंडमान में स्थित है। रॉस द्वीप, इसका नया नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप है। यह पोर्ट ब्लेयर के पास है। नील द्वीप, इसका नया नाम शहीद द्वीप है। स्थानीय जनजातियां, अंडमान में उत्तरी अंडमानी, जारवा, ओंगे, सेंथली आदि जनजातियां, जबकि निकोबार में सैम्पेन और निकोबारी जनजातियां हैं। कुछ राष्ट्रीय उद्यान जो अंडमान निकोबार में स्थित हैं। सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान उत्तरी अंडमान में स्थित है। माउंट हैरिएट राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण अंडमान में है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान साउथ अंडमान में है। रानी लक्ष्मीबाई समुद्री राष्ट्रीय उद्यान ये रिची द्वीप समूह पे है। नॉर्थ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान उत्तरी अंडमान में है। मध्य बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान ये मिडिल अंडमान में है। साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान ये दक्षिण अंडमान में है। और कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान ये ग्रेट निकोबार में है। और ग्रेल्टन बे राष्ट्रीय उद्यान ये ग्रेट निकोबार में है। इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म होता है। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।